आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग हरियाणा से मैं मास्टर मनोज पवार गणित की इस कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि यदि दो राशियां सीधे या प्रत्यक्ष समानुपात में होती हैं तो वो अनुक्रमानुपाती होती हैं, और जिस अनुपात में एक राशि बढ़ती है उसी अनुपात में दूसरी राशि भी बढ़ती है, या जिस अनुपात में एक राशि घटती है उसी अनुपात में दूसरी राशि भी घटती है। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, विचरण कुछ ऐसे हो जाते हैं राशियों में, जैसे हमें एक दीवार बनानी है और एक मिस्त्री उस दीवार को 10 दिनों में बनाता है, तो यदि दो मिस्त्री उसके ऊपर लगा दिए जाएं तो वो दीवार कितने दिनों में बनेगी? कम दिनों में बनेगी। अर्थात जैसे जैसे मिस्त्रियों की हम संख्या बढ़ाएंगे दिनों की संख्या घटती रहेगी। इस प्रकार की जो राशियां होती हैं वो प्रतिलोम अनुपात में होती हैं। प्रतिलोम अनुपात का मतलब जिस अनुपात में एक राशि घटती है उसके प्रतिलोम अनुपात में दूसरी राशि घटती है, अर्थात वो बढ़ेगी। एक राशि यदि घट रही है तो दूसरी राशि क्या होगी? बढ़ेगी। इस प्रकार के अनुपात को हम एक उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लिया कि आपके पास 200 रुपए हैं और उन 200 रुपए की आपको पुस्तक लेनी है। समान मूल्य वाली यदि हम पुस्तक खरीदते हैं, यहाँ पे मैंने लिया है कि पुस्तक का मूल्य रुपयों में है और खरीदी जा सकने वाली पुस्तकें, यदि हम 10 पुस्तक 200 रुपए की खरीदेंगे तो कितनी पुस्तकें हमारे पास आएगी? 20 पुस्तकें आएंगी, ठीक है ना। और यदि पुस्तक का मूल्य 20 रुपए हो तो 200 रुपए में कितनी पुस्तकें आएंगी? ध्यान से देख के कीजिए। 20 रुपए की एक पुस्तक है, 200 रुपए में कितनी आएंगी? बिल्कुल सही कहा, 10 आएंगी। आगे भी देख लेते हैं। हमारे पास 200 रुपए हैं और एक पुस्तक का मूल्य यदि 40 रुपए है तो फिर कितनी आएंगी? 40, 40, 80, 40, 120, 40, 160, 40, 200, 5 आएंगी। और यदि पुस्तक का मूल्य 50 रुपए है तो ऐसी ऐसी पुस्तकें 200 रुपए में कितनी आएंगी? बिल्कुल सही कहा, 4 आएंगी। अब यहां से हम एक बार इस विचरण को देख लेते हैं। यदि इन दोनों संख्याओं का अनुपात हम लेते हैं 10:20, लीजिए क्या आ गया? 1:2। और इन राशियों का भी आप अनुपात लीजिए 20:10। जब इसका अनुपात लेंगे तो क्या होगा? 2:1। देखो, पहले वाली राशि का अनुपात हमारे पास 1:2 आया है और दूसरे वाली का 2:1 आया है। बिल्कुल प्रतिलोम आया है ना इसका। आगे भी देख लेते हैं। 10 से 40, 10:40, ये कितना आया है? 1:4। और उसी प्रकार 20 का और 5 का भी ले लेते हैं। 20:5, 5 एकम 5, 5 चौके 20, क्या आया? 4:1। ये भी देखो बिल्कुल प्रतिलोम में आया है, उल्टा आया है। 1:4 है और ये 4:1 है। लास्ट वाली स्थिति देख लेते हैं। यदि पुस्तक का मूल्य 5 रुपए है, यहां देखो हमने मूल्य बढ़ा रहे हैं तो पुस्तकों की संख्या घट रही है, लेकिन यहां पे 10 यदि था, अब की बार हमने मूल्य घटा दिया, 5 कर दिया, तो 5 रुपए वाली कितनी पुस्तकें 200 रुपए में आएंगी? बिल्कुल सही कहा, कितनी? 40। अब एक इस अनुपात को देख लेते हैं जो कम हुआ है। 10:5 है, कितने बटेगा? 5 है, 5, 5 दूनी 10, 2:1 हमारे पास आया है। अब 20 को और 40 को, इस अनुपात को भी देख लेते हैं। 20:40, 0 से 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कितना आ गया? 1:2। देखो 1:2 ये आया है और ये आया था 2:1। अर्थात जब पहली राशि कम हो रही है तो दूसरी राशि बढ़ रही है और उसी अनुपात में बढ़ रही है, उसकी प्रतिलोम अनुपात में, ठीक है ना। आपको इस उदाहरण द्वारा अभी प्रतिलोम अनुपात अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक राशि जिस अनुपात में बढ़ती है दूसरी राशि उसी अनुपात में घटती है। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 में पूछ रखा कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है? प्रतिलोम का मतलब उल्टे अनुपात में है। पहले है किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। देखो हमने पीछे अभी उदाहरण लेके भी देखा था कि कोई कार्य यदि करना है, एक आदमी उसको ज्यादा दिनों में करेगा, और यदि ज्यादा आदमी लगा दिए जाए, 2 आदमी लगा दिया जाए तो वो कम दिनों में होगा, 5 आदमी लगा दिया जाए तो और कम दिनों में होगा। तो ये जो हमारे पास ये स्थिति है ये प्रतिलोम अनुपात में ही है, ठीक है ना। क्योंकि जैसे जैसे हम व्यक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, दिनों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है, ठीक है। दूसरा, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और
दूरी। अब समय और दूरी के उसमें यदि हम मोटरसाइकिल से समान चाल से चल रहे हैं और 1 घंटे में मोटरसाइकिल 40 किलोमीटर जाती है तो 2 घंटे में कितनी जाएगी? 80 किलोमीटर। अर्थात समय के साथ क्या हो रहा है? दूरी बढ़ रही है। समय जैसे जैसे बढ़ रहा है दूरी भी बढ़ रही है। तो ये हमारे पास प्रत्यक्ष अनुपात की स्थिति है, सीधे अनुपात की स्थिति है, प्रतिलोम अनुपात की नहीं है। ठीक है, अब देखो ये स्थिति प्रतिलोम अनुपात की थी, ये नहीं आई है हमारे पास प्रतिलोम अनुपात की, ये प्रत्यक्ष अनुपात की हमारे पास स्थिति है। खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। खेती हम जितनी भूमि पे, यदि हम 1 एकड़ भूमि पे खेती करते हैं तो काटेंगे कितनी? 1 एकड़ ही तो काटेंगे। और 2 एकड़ पे करेंगे तो 2 एकड़ काटेंगे। अर्थात जैसे जैसे हम खेती की भूमि का क्षेत्रफल बढ़ा रहे हैं तो काटी गई फसल भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ये भी हमारे पास प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रतिलोम अनुपात में नहीं है, ये भी नहीं है। अगला, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। समय और चाल की बात यहां पे हो रही है। अब ध्यान से देखें कि यदि हम 40 किलोमीटर की गति से जा रहे हैं और हमें 120 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितना समय लगेगा? हमें 3 घंटे लगेंगे। बिल्कुल सही, 40 40 40। और यदि हम 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं तो फिर कितना समय लगेगा? 2 घंटे लगेंगे। बिल्कुल सही। अर्थात जैसे जैसे हम चाल बढ़ा रहे हैं समय क्या हो रहा है? कम हो रहा है। चाल बढ़ रही है और समय कम हो रहा है। तो ये हमारे पास प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है, प्रतिलोम अनुपात। ठीक है, आगे, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल हम उसका जितना क्षेत्रफल होता है देश का और जितनी जनसंख्या होती है उससे भाग देके निकाल सकते हैं। अर्थात जो हमारे पास जितना क्षेत्रफल है उसको व्यक्तियों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। अब ध्यान दीजिए कि यदि जनसंख्या बढ़ेगी, व्यक्तियों की संख्या बढ़ेगी और क्षेत्रफल को हम देखो, क्षेत्रफल को हम किससे भाग देंगे? जनसंख्या से। जैसे जैसे हर नीचे वाली संख्या बढ़ती रहेगी वैसे वैसे हमारे पास छोटी संख्या आती रहेगी। मान लिया कि क्षेत्रफल 10, कोई भी एक इकाई ले लो और जनसंख्या हमारे पास 10 है तो हमारा क्या हो गया? उत्तर 1 हो गया। लेकिन क्षेत्रफल तो बढ़ेगा नहीं, क्षेत्रफल तो उतना ही है। जनसंख्या बढ़ेगी, 20 होगी तो हमारे पास क्या हो गया? ये 1/2। अर्थात पहले 1 था, फिर क्या हो गया? आधा हो गया। अब जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ी है प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल क्या हो रहा है? घट रहा है। तो यह प्रतिलोम अनुपात की स्थिति है। यह था प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि एक टेलीविजन गेम शो में रुपए 1 लाख की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए, किसी गेम शो में 1 लाख रुपए की धनराशि दी जानी है। यदि एक विजेता हुआ तो 1 लाख के 1 लाख वो अकेला ले जाएगा और विजेता 2 हुए तो 50-50 हजार में दोनों को मिलेगा क्योंकि राशि तो 1 लाख ही है। तो जैसे जैसे विजेताओं की संख्या बढ़ रही है उनकी राशि की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ देखिए, एक विजेता था 1 लाख मिले, 2 विजेता था तो 50-50 हजार दोनों को मिलेंगे, 4 होंगे तो और कम मिलेंगे। अर्थात यह स्थिति क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। हम यहां लिख देते हैं कि यह स्थिति व्युत्क्रमानुपाती है। अब व्युत्क्रमानुपाती तो हम मान लेते हैं 4 विजेता है तो x धनराशि मिलेगी, इसमें y मिलेगी, इसमें z मिलेगी, इसमें p मिलेगी, q मिलेगी। हमने ये चरों के रूप में ले लिया। अब जब स्थिति व्युत्क्रमानुपाती होती है, जो राशियां हैं वो प्रतिलोम अनुपात में होती हैं, तो हम उनको देखो कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ध्यान से देखिए, सेम राशि जो एक ही तालिका में और एक ही कॉलम में दी हुई है, एक ही स्तंभ में दी हुई है, इनकी गुणा करनी है। 1 को 1 लाख से गुणा किया, 1 लाख आ गया। 2 को 50,000 से गुणा किया, फिर भी 1 लाख आएगा। या यहां जो राशि आएगी उसको 4 से गुणा करेंगे तो 1 लाख ही हमारे पास राशि आएगी। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर है। अर्थात 4 गुना x किसके बराबर है? 1 गुना 1 लाख के बराबर है। अब यहां से x का मान हमारे पास निकल जाएगा, ये तो 1 लाख ही हो गया। और बटे कितना हो जाएगा? ये 4 से इसको काटो, 4 एकम 4 और ये 25 चौके 100 हमारे पास आ जाएगा। 1000 ऐसे कैसे बचेगा?
तो x का मान हमारे पास कितना हो गया, 25,000 हो गया। अर्थात जब 4 हमारे पास विजेता होंगे तो प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए मिलेंगे। अब इसको भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार से। 5 की और y की गुणा 1 को 1 लाख के बराबर हो जाएगी। 5 गुणा y कितना हो गया, 1 गुणा 1 लाख, और यहां से y का मान कितना हो जाएगा, 1 लाख बटे 5। यदि 5 विजेता होंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। कितना हो गया, 20,000। अर्थात जब 5 विजेता होंगे तो प्रत्येक को कितनी कितनी राशि मिलेगी, 20-20 हजार। अब 8 विजेताओं के लिए ले लेते हैं। 8 गुणा z किसके बराबर हो गया, 1 गुणा 1 लाख, ये हो गया ना। और z यहां से कितना हो जाएगा, ये तो पूरा 1 लाख ही है, बटे 8 हो गया हमारे पास। अब काटे, 8 एकम 8, 8 एकम 8 2, 20, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40 हमारे पास हो गया। तो ये कितना हो गया, 12,500 मिलेंगे प्रत्येक को। और यदि विजेता हमारे पास 10 हो गए तो 10 p के साथ है, 10 गुणा p बराबर 1 गुणा 1 लाख, वही ठीक है ना। इसी के अनुसार चल रही है ना ये प्रतिलोम अनुपात। तो यहां से p का मान हमारे पे कितना हो जाएगा, 1 लाख बटे 10। इससे इसको काट देंगे, कितना आ गया, 10,000। तो प्रत्येक को कितने मिलेंगे, 10,000 मिलेंगे। और यदि 20 विजेता हो गए 1 लाख में तो 20 गुणा क्यों किसके बराबर आ गया, 1 गुणा वही 1 लाख, और क्यों यहां से कितना हो जाएगा, 1 लाख बटे 20। इसको काट देंगे, ये आ जाएगा पूरा का पूरा 5,000 रुपए। अर्थात जब विजेता हमारे पास 20 होंगे तो प्रत्येक विजेता को कितनी कितनी राशि मिलेगी, 5-5 हजार रुपए मिलेंगे। तो इस प्रकार स्थिति व्युत्क्रमानुपाती थी और हमने हर एक राशि को आसानी से निकाल लिया है। ये था प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमगत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हैं। निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। सबसे पहले तो हमें इस सारणी को पूरा करना है, तो हम पहले सारणी को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उसके प्रश्नों को देखेंगे। हमारी ये सारणी यहां तक है 12 तक। तो इसको देखेंगे सबसे पहले हम कि जो राशि हमारे पास है, एक राशि है दूसरी राशि, क्या इनकी गुणा बराबर आ रही है। अर्थात 4 गुणा 90 डिग्री किसके बराबर आ गया हमारे पास, 360 डिग्री के, और दूसरी 6 गुणा 60 डिग्री किसके बराबर आएगा, ये भी 360 डिग्री के। ये दोनों गुणा यदि बराबर आ जाती हैं तो हम लिख देंगे कि यह है स्थिति परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती है, स्थिति हमारे पास क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। तो हम आसानी से अब इसको हल करेंगे। देखिए हम मान लेते हैं ये x है, ये y है, ये z है यहाँ पे। तो ये हमें करना आता है कि इन दोनों गुणा इसके बराबर आ जाएगी। अर्थात 8 गुणा x किसके बराबर हो जाएगा, 4 गुणा 90 डिग्री के, और यहाँ से x किसके बराबर आ जाएगा, 4 गुणा 90 डिग्री बटे 8। यहाँ से 4 से 2 कट गया, 2 से 45। तो ये कितने डिग्री का कोण हमारे पास हो गया, 45 डिग्री का कोण हो गया। कि तीलियों की संख्या जैसे जैसे बढ़ रही है, कोणों की संख्या, उनके बीच के कोणों की संख्या उसी अनुपात में कम हो रही है। आगे देखिए 10 और y का, 10 गुणा y किसके बराबर आ गया भाई, 4 गुणा 90 डिग्री के। यहां से y का मान 4 गुणा 90 डिग्री बटे 10, 0 से 0 काट देते हैं, 9 चौके 36 डिग्री। तो ये कोण कितना आ गया, 36 डिग्री। और यदि 12 है तो हम लेंगे 12 z बराबर है 4 गुणा 90 डिग्री। अर्थात यहां से z किसके बराबर आ जाएगा, 4 गुणा 90 डिग्री बटे 12 है। 4 एकम 4, 4 दिए 12, 3 से ये 30। तो कितने डिग्री का कोण हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। तो यहां हमने देखा इस तालिका को पूरा करके, ये देखा कि जैसे जैसे तीलियों की संख्या बढ़ रही है उनके बीच जो कोण है उसकी संख्या या उसका मान है वो घट रहा है। ठीक है, अब प्रश्नों की तरफ जाते हैं। प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। पहले प्रश्न में पूछ रखा है, क्या तीलियों की संख्या और क्रमगत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। देखिए हमने देखा कि ये सारी की सारी स्थिति क्या थी, प्रतिलोम समानुपात में ही थी, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती ही तो थी ना, तभी तो हमने ये मान निकालना है यहां पहले से देखे। तो हम लिख देंगे कि यह स्थिति परस्पर
प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है। दूसरे भाग के अंदर पूछ रखा है 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमगत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित करना है, और यदि क्रमगत तीलियों के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो अनावश्यक तीलियों की संख्या कितनी होगी। अब इन दोनों भागों में पहला भाग तो हमारा हो लिया, पहला भाग तो ये आ गया कि यह स्थिति क्या है, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात परस्पर प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है। अब दूसरे भाग के अंदर उसने क्या कह दिया कि तीलियों की संख्या यदि 15 दे दी तो हम मान लेते हैं कि उनके बीच का कोण क्या होगा, P। और तीसरे भाग के अंदर उसने तीसरे भाग को हम यहां करेंगे, तीसरे भाग के अंदर कोण दे दिया तो तीलियों की संख्या ज्ञात करनी है। कोई भी हम चर ले सकते हैं, चर कोई भी, उसको हमने Q के रूप में ले लिया। अब पहले तो इस स्थिति में जब यह परस्पर व्युत्क्रमानुपाती है तो हम लिखेंगे कि 15 गुणा P किसके बराबर आ जाएगा, 4 गुणा 90 डिग्री के बराबर आ जाएगा। और यहां से P का मान क्या हो गया, 4 गुणा 90 डिग्री बटे 15, 15 छके 90 होता है, 6 चुके 24 डिग्री। तो हमारे पास जब तीलियों की संख्या 15 होगी तो कोण कितने डिग्री का होगा उनके अंदर, उनके बीच में 24 डिग्री का। ठीक है। अगली स्थिति में अब की बार कोण दे दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राशियां तो ये दोनों गुणा में है ना, इस गुणा के बराबर। तो यहां लिखेंगे Q गुणा 40 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ 4 गुणा 90 डिग्री की। तो यहां से Q का मान क्या हो जाएगा, 4 गुणा 90 डिग्री बटे 40 डिग्री। ठीक है। डिग्री तो यहां कट गई थी, अब हमारे पास क्या बचा, 9 बचा है, क्योंकि अब की बात तो हमें तीलियों की संख्या निकालनी है, कोण नहीं निकालना। कोण तो डिग्री में आता है। अब तीलियों की संख्या सीधी हमारे पास क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी, जब क्रमगत तीलियों के बीच में, उनके युग्म के बीच में कोण कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो देखिए किस प्रकार हमने इस स्थिति को, परस्पर व्युत्क्रमानुपाती स्थिति को लेकर इन सारी राशियों को ज्ञात कर लिया है। ये था प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न नंबर 3। तो ये 3 प्रश्न थे, यहां से आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनसे संबंधित प्रश्न हम अगली वीडियो में करेंगे, उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय।